जो फिडल के जरिए इसको मैनिपुलेट कर रहा, इस सारी ट्यून को बना रहा होगा। इतना हिंट आपको दे दिया है जो कि अब जो उन्होंने जुर्रत का बहुत मुजाहरा कर दिया, आप उनसे और क्या मैं प्रेस नहीं करना चाहता, मैं साहबा इस क्वेश्चन को प्रेस नहीं करना चाहता। ये मेरी लाउड थिंकिंग है, आप लोगों के सामने रखती है उस्मान साहब। मैं तो यकीन करें, मैं मेरे तो फंबलिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से ये इस रेवलेशन के बाद। यू हैव एनीथिंग टू से? जी उस्मान साहब। जी आप प्लीज टेक अप कीजिए, मैं ट्राइंग टू एब्जॉर्ब व्हाट आई हैव जस्ट हर्ड। मैं बिल्कुल अपना ऑफ कोर्स अपना आई डिडंट गो थ्रू दैट रिपोर्ट जो कि रैंड कॉर्पोरेशन की है, लेकिन बड़ा ऑथेंटिक अपना एक थिंक टैंक है अमेरिका का, बड़ा लीडिंग, तो आई होप के वी नीड टू पे हीड टू दैट। लेकिन मेरे सामने इस वक्त रिपोर्ट है गार्डियन न्यूज़पेपर की। गार्डियन न्यूज़पेपर की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग उन्होंने की है लास्ट ईयर और अप्रैल के महीने में। उसमें वो बता रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट जो है कि वाइडर स्ट्रेटजी के तहत ना सिर्फ ओटावा के अंदर, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी स्लीपर सेल्स का एक ऐसा नेटवर्क बना चुकी हुई है जिसे वो यूएई से ऑपरेट करते हैं और वहां से वो क्या कहते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो उनके अकाउंट में डालते हैं। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने बड़ा कंप्रिहेंसिवली डाटा शेयर किया है कि 2020 से लेके पाकिस्तानी ऑफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों को भी उन्होंने कोट किया है कि 2020 से लेके 2024 तक अप्रैल तक तकरीबन 20 पाकिस्तान में असैसिनेशन ऐसी हुई हैं जो रॉ ने पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया, जिसमें जहादी ग्रुप्स को अपना उन्होंने इस्तेमाल किया पैसा दे के और इन्हें इन्फिडेल्स डिक्लेयर करके मरवाया। अब यहाँ पे वो यूएई में एक पाकिस्तानी लड़के को भी इस्तेमाल करने में कामयाब हुए, जिसको उन्होंने वहां के ऊपर अमेज़न के अंदर कोई काम करता था स्लो सैलरी पे, उसको चंद हजार डॉलर दिए और उसके थ्रू उन्होंने वहां के ऊपर शाहिद लतीफ जो कि पाकिस्तान के अंदर अपना कराची में रह रहा था उसको अपना कत्ल करवाया। और जाहिद मिस्त्री जिसने 814 कंधार के अंदर जब हाईजैकिंग हुई थी उसमें इन्वॉल्व था, वो है उसको न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर के तौर पे उसका इंटरव्यू करने की गरज से मार्च 2022 में उसे न्यूट्रलाइज किया। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया जो है अपना रॉ वो डायरेक्ट मोदी के नीचे काम कर रही है, उसके कंट्रोल में है और वो मोसाद और केजीपी से इंस्पिरेशन ले रही है। उन्होंने रॉ को कोट करते हुए कहा कि रॉ बड़ी इंस्पायर्ड थी जमाल खशोगी के मर्डर से। उन्होंने कहा जो अपना सऊदी गवर्नमेंट कर रही है मेरे ख्याल में बड़ा फैसिनेटिंग है और हम भी उसको क्यों ना पैडल करें। तो मेरे ख्याल में ये जो उनका नफेरियस डिजाइन है इंटरनेशनली जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म मोदी ने लॉन्च कर लिया है, हमें इसको एम्पलीफाई करने की जरूरत है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी सरकार जो है ना वो उसकी कैपेसिटी इश्यूज है शायद है, क्योंकि अपना अभी हम देखते हैं फॉरेन ऑफिस को चलाने वाले कौन है जिनका जिंदगी में शायद उन्हें कोई इंटर्नशिप ना दे फॉरेन ऑफिस हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, और वो इस वक्त मेरे ख्याल में स्पेयर हेड कर रहे हैं वहां पे बैठ के। तो मेरे ख्याल में इस रिपोर्ट को पढ़ने की बड़ी जरूरत है कि किस तरीके से यूएई का चैनल, अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी दुबई डिप्लोमेसी की है कि वहां के ऊपर अफगानिस्तान को अपना जो गवर्नमेंट है उनकी मुलाकातें वहां पे हो रही हैं। तो मेरे हमने पाकिस्तान को इस इशू को उठाना चाहिए यूनाइटेड नेशन की सतह पे डोजियर के तहत, और साथ में यूएई की गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये बहुत ज्यादा हॉरेंडस डिटेल के साथ ये चीज को बार बार एम्फसाइज और अंडरलाइन कर रही है कि इंडिया का स्पाई एजेंसी का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान के अंदर लुक्रेटिव ऑफर करके यहाँ की डिसग्रंटेड कम्युनिटी को जो है वो जिस तरह सहूलत कर रही है उसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ऑफकोर्स यहाँ पे हम देखते हैं एक पूर परफॉर्मेंस एक्यूट है, और स्पेशली इंटेलिजेंस इदारों को पहले बात कर रहे थे, इंटेलिजेंस इदारों को स्पेशली हमारे मुख्तदर हलकों को अपनी एनर्जी चैनलाइज करके ठीक जगह पे लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला है जिस काम के लिए वो बने हैं वो एक्चुअली वो काम कर नहीं रहे हम। तो मेरे ख्याल में इट नीड्स टू बी टेकन इनटू देयर कंसिडरेशन है, इट्स हाई टाइम। नहीं तो चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है यहाँ के ऊपर है, और मेरे ख्याल में देयर पेशेंस है उस्मान साहब, पैसों का हिसाब होता रहेगा, पैसे आएंगे जाएंगे जाने। बिल्कुल, इंटरनेशनली इंडिया हम एक फेल्ड और रोग स्टेट डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। Our blood is more important than anybody's money. Let it be very clear. डॉक्टर साहब 5 साल हो गए आपके साथ बात होती थी 5th जनरेशन वॉरफेयर की, तो अभी जो एम्बेसडर साहिबा ने बातें की उससे फिर वही बात जहन में आ गई कि ये आज जो है जो आज एम्बेसडर ने बात प्रोपेगेंडा बाय डीड्स,
if I साहब ने बात कर दी और जब उस वक्त उनके पास ये था और उन्होंने कहा कि उनको बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, तो उसी तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये 5th जनरेशन वॉर अगर आपकी आ रही है तो आपने अपने आप को खुद गंदा करना है या मलाइन करवाना है या बुरा करवाना है, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप ही के हाथ में है। मुझे ये बताइए कि ये मंगेशकर का इलाका मेरे पास तो नहीं है, ये मंगेशकर का बलूचिस्तान जिला कलात का इलाका, आपको बिल्कुल एम्बेसडर साहिबा को भी याद होगा कि जिला ये जो कलात का इलाका है ये प्रिंसली स्टेट्स में से एक था, यानी खान ऑफ कलात उनमें 4 प्रिंसली स्टेट में से सबसे ताकतवर थे और उन्होंने ये फैसला किया था कि हम फेडरेटिंग यूनिट के साथ यानी कायदे आजम के साथ चलेंगे। तो ये बलूचिस्तान हमारा उस वक्त नहीं था, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि हम आपके साथ चलेंगे क्योंकि सिक्योरिटी के मामला आप देखेंगे, हम अलग अलग जो है वो प्रिंसली स्टेट इसकी जो है ना वो फौज की जिम्मेदारी या फोर्सेस की या सरहद की या बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हम नहीं देते, तो ये हमारा हक था कि हम करते। अच्छा, अब यहां से जो डिजाइन उन्होंने बताया, जो आई रियली इम्प्रेस्ड टुडे, मैं बार बार इस तरह की उनको शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने कौम को वहां से जगाया जहां से है, यानी आप जो समझ लें कि ये एग्जैक्ट कोर पॉइंट उठा के आज। अच्छा, जनरल डगलस कौन थे, जनरल ग्रेसी कौन थे? ये जनरल डगलस कौन थे सर? पहले पूछे कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान जब बने तो उनका जो हुक्मनामा किसने ठुकराया था? जनरल डगलस ने ठुकराया था। उसके बाद जनरल ग्रेसी ने नहीं मानी थी कायदे आजम की कोई बात, और इस तरीके से जो पूरा का पूरा निजाम कायम होना था और किस तरीके से कायम होना था, केपीके को अलॉटमेंट किस तरह हुई, डिमार्केशन किस तरह हुई, बलूचिस्तान को प्रिंसली स्टेट्स को किस तरीके से सामने लाया गया, और आज जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी की वहां से क्यों बात होती है, केपीके का नाम तब्दील करने की बात क्यों होती है? आज फिर से जब सही राइट मैन बिफोर द राइट जनरल आता है, मैं तो आई एम वेटिंग फॉर द राइट जनरल बाय द वे। मैं प्रॉब्लम ये है कि मेरी ब्यूरोक्रेसी और मैं फॉरेन ऑफिस के ऊपर तब बात करूंगा जब मेरे पास मुदाखलत फौज की फॉरेन ऑफिस से खत्म होगी। फॉरेन ऑफिस में फौज की मुदाखलत खत्म नहीं होगी और नहीं हो रही, और उनको फॉरेन ऑफिस चलाना नहीं आता। पॉइंट ये है कि अगर उनके हाथ में, पहले तो मुझे ये जनरल डगलस और जनरल ग्रेसी का मैंने आपको बता दिया कि वो आदमी है जिन्होंने कायदे आजम की बात को रद्द किया और उनकी बात नहीं मानी। अब यहां से चलते हैं, अब दहशतगर्दी जो है, जो केपीके और बलूचिस्तान में किन किन गुजरगाहों से आती है, ये मैं आपके सामने रूट बताता हूँ और उसके बाद एम्बेसडर साहब आपको बताएंगी, और मुमकिन है तारीखी तौर पे आपको ये और गहरी बात बता दें, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास और गहरी बातें। बलूचिस्तान में सर खैबर पख्तूनख्वा के केपीके में मुतअद्दिद गैर महफूज सरहदी रास्ते और दर्रे हैं। ये मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना, एफसी भी उन्हीं के अंडर है, बाकी भी उन्हीं के अंडर है, पूरी फोर्सेस है सर। 750 बिलियन पेंशन और बाकी चीजों के ऊपर फौज पर खर्च हो रहा है। टोटल 850 में से हम कर्जे के अंदर और पेंशन के अजाब के अंदर है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद मुझे मिल क्या रहा है? मैं बलोच लिबरेशन आर्मी को फिक्स नहीं कर सकती। एम्बेसडर साहबा की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने पूरी कर दी ना, उनके मैं ब्यूरोक्रेसी, ये फॉरेन ऑफिस ब्यूरोक्रेसी के अंदर आता है, मैं ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अभी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये फोर्सेस की जिम्मेदारी है, बात नहीं कर रहा, मैं फौज की बात कर रहा हूँ, और फौज के ऊपर 750 बिलियन खर्च हो रहा है सर। जितना मर्जी खर्च वो अपना काम करे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। नहीं हो रहा ना काम, वही तो मैं दस रहे हैं। सुने सर, ये रास्ता जो है ये अफगानिस्तान और ईरान के साथ गैर महफूज सरहदी इलाकों में वाक़ है, जहां चेक पोस्टों में कमी, दुश्वार गुजार पट्टी और गैर रस्मी गुजरगाहें, ये सारे के सारे किसने कंट्रोल करनी है? लीकेजेस। अच्छा, बलूचिस्तान के गैर महफूज सरहदी रास्ते मैंने काम किया, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल एम्बेसडर नायला चौहान से, ये देखिए जी, मैंने आपके सामने बॉर्डर मैनेजमेंट का रास्ता रखता हूँ। मैडम, ये मंद सरहद है, ईरान से मुत्तसिल ये रास्ता अक्सर दहशतगर्दों और स्मगलरों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने जब चाहते 50% ऑफ कर डाउन कर दी थी ना इन्होंने, जब डॉलर का मामला हुआ था, और स्मगलिंग भी डाउन कर दी थी। फिर चावी ताफ्तान ईरान के साथ अहम सरहदी गुजरगाह है जहां गैर कानूनी नकलो हरकत की इम्कान होते रहते हैं। अच्छा, माशकेल वाश, ये वाश का इलाका सर ईरान से बलूचिस्तान में दाखिले के लिए इस्तेमाल होने वाला दुश्वार गुजार लेकिन गैर महफूज रास्ता है। बिल्कुल दुरुस्त का इंटरनल मैटर है, एक्सटर्नल से ज्यादा इंटरनल मैटर है। एक्सटर्नल में मेरे पास अंदर में एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बैठा है, नवाज शरीफ, उसके दोस्त है सारे के सारे भारत में, अंदर से मामला कौन खराब करता है, कौन लाता है इसको? अच्छा, पंजगोर
सरहदी गुजरगाहें, इस इलाके में गैर रस्मी क्रॉसिंग पॉइंट मौजूद हैं जिन्हें गैर रियासती अनासर इस्तेमाल करते हैं। गवादर, मकरान, कोस्टल एरिया, समंदरी रास्ते से भी गैर कानूनी आमदोरफ्त के इम्कान होते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंडिया का किरदार इसमें मोटा मोटा है। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा का भी आपके सामने रख देता हूं। कलभूषण यादव की बात करूंगा, ये सब की बात करूंगा, लेकिन मेरे इंटरनल मैटर कौन उन तक लेकर आ रहा है, कौन बलोच लिबरेशन आर्मी बना रहा है, कौन बरामदाग मुफ्ती को खड़ा करता है, कौन सारे मैटर को करता है, कौन पाकिस्तान के झंडे के ऊपर जो है वो उनको करता है कि आके जो है इसके ऊपर पेशाब करो, ये कौन है? तो फिर ये सारा का सारा, इसको सिक्योरिटी का मर्ज हमने बना के रखा है। इस सिक्योरिटी की मुसीबत से हमारे पास ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, प्राइवेटाइजेशन जो है डॉक्टर मैडम नायला, ये हालत ये हो गई है कि मेरी प्राइवेटाइजेशन टोटल जीडीपी का 10% था, अब 4% नहीं रह गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। मैं जब कोई मामला करना चाहता हूं तो इंटरनल कुछ ना कुछ ऐसे फिनोमेना है जिसकी वजह से मुझे फौरी तौर पे कोई एक धमाका करते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चली जाती है। क्या वजह है कि मेरा जो गवादर है उसका मुझे वर्चुअल करना पड़े? कितनी बुरी बात है कि मेरे पास चाइनीज आए और मैं वर्चुअल इफ्तिताह करता रहूं जिसके ऊपर $28 बिलियन लगे हुए। अच्छा सर, तोरखम की बात करता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की। तोरखम में खैबर जिला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में सबसे अहम गुजरगाह, लेकिन माजी में गैर कानूनी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल होती है, अब भी हो रही है। अच्छा, गोरसल, मेहमद एजेंसी, अच्छा गोरसल का मुझे पता है तो उनको क्यों नहीं पता? गैर महफूज सरहदी इलाका जो शिद्दत पसंदों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अंगार वडा बाजोड़ एजेंसी है सर। इसके अलावा गुलाम खान शमाल वजीरिस्तान, चमन स्पेन एंड बोल्द ये है बलोचिस्तान और केपीके के करीब है और ये बहुत ही तंग एक रास्ता है जहां से ये मामला होता है। अच्छा, अब ये सारी की सारी भारत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मैंने आपके सामने ये जो बातें रखी हैं इसमें आप इसका किरदार बता दें और फिर मैं इसके बाद बीएलए किसने बनाई, डिसइंफो लैब्स कौन बनाता है, टीडीपी कौन बनाता है, ये सारी बातें तो बाद में आएंगी। पहले जरा इसका तो जवाब दें कि बॉर्डर मैनेजमेंट किसने करती? चलिए ये जवाब लेते हैं। मैं मैडम से तो ये जानना चाहूंगा कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर, 6th जनरेशन, अब ये पता नहीं कौन सी जनरेशन, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता है तो फिर अब इसका क्या अंजाम नजर आता है आपको? क्या, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन नाउ? मैं तो आई डोंट नो, आई एम टोटली लॉस्ट। इस सवाल पे एक लास्ट बात कर दूं, फिर आप एम्बेसडर साहब को बताइएगा। 5th जनरेशन वॉर पे मैं 3 साल बात की। इस 5th जनरेशन वॉर का बफर फौज को खुद बनाना था, लेकिन फौज ने अवाम को खुद मार के फौज को ने अपने खिलाफ खुद अवाम को किया। यही काम उन्होंने नहीं करना था जो 5th जनरेशन वॉर पे हम उनको बता रहे थे, लेकिन उन्होंने अवाम को ही मार मार के उन्होंने अपने खिलाफ कर